जय श्री कृष्ण मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली अध्ययन। मित्रों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर ले, मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहे कैसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी चाहे तो आप कर सकते हैं। कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। अगर राहुल गांधी जी के जन्म कुंडली का अध्ययन करने का हमारा केवल और केवल उद्देश्य मात्र इतना सा है कि हम ये जानना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा है मुझसे जन्म कुंडली अध्ययन करो, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी हमेशा विवादों में रहते हैं। ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जिनकी वजह से वो कभी बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ जाते हैं। ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जिनकी वजह से उनको हमेशा कलंकित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, चाहे वो उनके द्वारा किए गए कार्य हो अथवा उनके द्वारा नहीं किए गए कार्य हो, तब भी उनको अपमानित होना पड़ता है। क्योंकि अगर उनकी पार्टी कोई ऐसा कार्य करती है और वो पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुखिया है, तो स्वाभाविक है कि जो उनके जो भी उसका जो आरोप प्रत्यारोप है वो श्री राहुल गांधी जी के ऊपर ही लगेगा, क्योंकि वो पार्टी के सर्वे सर्वा है। आज हम राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। कब उनका समय अच्छा आएगा भी कि नहीं आएगा, कौन सा समय बीता जो अच्छा बीता, आने वाला कैसा समय, कौन सी ग्रह दशा, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्री राहुल गांधी जी का जन्म 18 जून 1970 को रात्रि में 9:52 पर और दिल्ली के अंदर उनका जन्म हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली में उनका जन्म हुआ। ठीक है मित्रों, गण उनका राक्षस गण है। हालांकि गण में बताता नहीं हूँ बहुत से वीडियो में, अब मैं बताता हूँ क्योंकि समय की अनुकूलता देखते हुए मैं ज़्यादा फटाफट बताता हूँ। गण उनका राक्षस गण, और मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करूँ ताकि समय कम, आपका भी समय कम लगे और मेरा भी समय कम लगे। राक्षस गण वो होता है मित्रों, गण राक्षस गण का ये तात्पर्य है कि राक्षस गण के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल हमेशा मोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने अनुकूल रखने का प्रयास करते हैं एवं अपने अनुकूल, चाहे परिस्थिति उनके अनुकूल हो चाहे उनके प्रतिकूल हो, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि परिस्थिति मेरे अनुकूल रहे, मैं चाहूँ जैसा हो, मैं जैसा चाहूँ वो हमेशा ऐसा सोचते हैं, मैं चाहूँ जैसा ही हो और वैसा ही परिस्थिति मेरे साथ व्यवहार करें, ऐसा वो चाहते हैं। राक्षस गण के व्यक्ति सदैव इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं, परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। लग्न इनका मकर लग्न है मित्रों। मकर लग्न का मान है 12 अंश 54 कला। मैंने क्या बोला, 0 से 6 अगर सम राशि हो तो 0 से 6 मृत, 6 से 12 वृद्ध अवस्था में और 12 से 18 युवा अवस्था में। तो मित्रों 12 से जो 12.54 डिग्री लगभग युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ लग्न है, बहुत ही अच्छा लग्न है, जो कि बहुत ही इनके लिए उपयोगी है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है मित्रों, लग्न का मान लग्नेश चतुर्थ भाव में जाकर बैठे 1 नंबर में, यानी शनिदेव मेष राशि में जाके चतुर्थ भाव में बैठे, यानी नीच के शनि हो गए। किसके शनि हो गए? नीच के शनि। ये इनकी जन्म कुंडली का पहला माइनस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम मित्रों, हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी जो कि जाके षष्ठम भाव में बैठा है, षष्ठम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है एवं पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। ठीक है, और लाभ भाव का स्वामी वो भी जाके इनके षष्ठ भाव में बैठा है। ठीक है, लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है 22 अंश 16 कला पर। 22 अंश 16 कला। चंद्रमा किस राशि में विराजमान है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि मित्रों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। ये इनका दूसरा माइनस पॉइंट है जन्म कुंडली का। मित्रों चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अभी मैंने जस्ट जो रिसेंटली वीडियो बनाया आप देखे, बहुत अच्छा वीडियो, आपके बहुत काम आएगा जन्म कुंडली देखने में। अगर उससे वृषभ से 7 देर आगे गिनने पर जाते हैं वृश्चिक राशि आती है। वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, 7 गिनने पर वृश्चिक राशि आई, यानी नीच के जो चंद्रमा हुए वृश्चिक राशि में हुए हैं। एक माइनस पॉइंट ये हो गया, एक माइनस पॉइंट ये हो गया, 2 इनके माइनस पॉइंट नोट करिए। ठीक है, अब जैसे कि इनकी जन्म कुंडली को हम देख पा रहे हैं मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति जन्म कुंडली अध्ययन करता तो मैं बताता भाई ये यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठा, तो इनकी इनकम एक जैसी नहीं होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। लेकिन ये इतने सर्वोच्च पद पे विराजमान व्यक्ति, ये राजनीति के एक दूरी के व्यक्ति है, जैसे एक तरफ यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल
दो पृथ्वी के दो हिस्से हैं, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। मतलब तो ये एक मुख्य और प्रमुख चेहरा है विपक्ष का। तो क्या मित्रों कैसा इनका जीवन रहेगा, तो हम केवल राजनीति बातें ही करेंगे, हम इधर उधर व्यर्थ की बातें इनके बारे में नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, अब मैं इनके बारे में बताता हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुक्र इनके सप्तम भाव में बैठा है, बुध इनके पंचम भाव में बैठा है, राहु इनके द्वितीय भाव में बैठा, वाणी भाव में। चलो ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। राहु इनके वाणी भाव में बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा हुआ है, शनिदेव की राशि में, और शनिदेव नीच के, यानी राहु जिसकी राशि में बैठा हो वो उसका राशिपति बहुत कमजोर है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, राहु यहाँ पर अच्छा फल देने वाला नहीं है। वाणी भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु किसके भ्रमात्मक स्थितियों के कारक है, राहु किसके विवादात्मक स्थितियों के कारक है, विवादास्पद स्थितियों के कारक है। तो मित्रों आपने देखा होगा राहुल गांधी जी बोलना बहुत अच्छा चाहते हैं, सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा बोलना नहीं चाहते हैं, वो अवश्य अच्छा बोलना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किंतु मित्रों मैं एक चीज बता दूं आपको, ये राहु जो यहाँ पर बैठा है ये वो बोलना कुछ चाहते हैं और उनके मुंह से शब्द, उनके भाव ऐसे निकल जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलना सही चाहते हैं, लेकिन ये भाव ऐसे निकल जाते हैं। ये हुआ ये इन राहु द्वितीय भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका जो राशिपति है वो, हालांकि राहु बलवान है 12 अंश पे, लेकिन फिर भी जिसकी राशि में बैठे हुए वो नीच का है, इस वजह से राहु यहाँ पर कमजोर हुए। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज बता दूं, बहुत से लोगों का प्रश्न ये उठेगा जन्म कुंडली जब विश्लेषण देखेंगे कि अरे ये क्या, चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर इनका नाम तो नी नरेंद्र होना चाहिए, नरेश होना चाहिए, इनका नाम राहुल गांधी है, इनकी तुला राशि है, इसका मतलब जन्म कुंडली गलत है। मित्रों ऐसा नहीं होता है, बहुत से व्यक्तियों का बोलता नाम भी होता है, जन्म नाम कुछ निकलता है, लेकिन घर में माता पिता अपनी इच्छा से भी कुछ नाम रख देते हैं। और आप इस चीज़ को मानते हैं क्या कि जब इनकी जन्म कुंडली, जब ये राहुल गांधी पैदा हुए होंगे तो इनके माता पिता पंडित जी को बुलाकर और जन्म नामकरण कराया होगा? मैं पंडित जी होने के नाते मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि इनके माता पिता ने नामकरण कराया होगा और फिर नाम के हिसाब से इनका नाम निकाला होगा, क्योंकि ये एक इनकी माता श्री इटली की रहने वाली है, इनके पिताश्री जो कि उच्च मतलब कि वो पाश्चात्य विचारों को मानने वाले, बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति को ये, और भारतीय संस्कृति में भी जो अपना वैदिक संस्कृति है उसको ये मान ले, ये थोड़ा सा बहुत समझने में मुझे आश्चर्य होता है। इसीलिए ये जो नाम इनका रखा है ये बोलता नाम रखा है, ये नाम इनका ऐसा नहीं है कि पंडित जी को बुला के नाम रखा है, पंडित जी को बुला के रखते इनका नाम नरेश गांधी होता आज की तारीख में, या फिर नरेंद्र गांधी होता, या नारायण गांधी होता, लेकिन इनका नाम राहुल है, इसीलिए आप ये मान के चलिए कि ये जो भी इनका नाम रखा है ये अपने हिसाब से इन्होंने अपनी इच्छा से रखा है। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरी बात पाते हैं, मैंने राहु के बारे में बता दें। एक इनका शनि चतुर्थ भाव में बैठा है। मित्रों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप जीवन में अगर राजनीतिज्ञ बनना चाहते हो, नोट कर लो, आज मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लो, अगर आप जीवन में राजनीतिज्ञ बनना चाहते हो तो आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए कि आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं क्या, आपके दसम भाव में राहु बैठे हैं क्या, या आपके दसम ये यहाँ पे शनि है, यहाँ पे राहु बैठे हैं क्या। अगर, क्योंकि ये चतुर्थ जो भाव है मित्रों ये जनता का घर होता है, चतुर्थ भाव जनता का घर होता है। अगर यहाँ पर राहु बैठे होंगे या शनि बैठे होंगे तो जनता का घर है, जनता का घर है, तो जनता के घर में अगर शनि या राहु बैठे होते तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। बहुत सी और भी अवस्थाएं होती है, लेकिन मैं एक आपको मोटे तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, जैसे श्री अमित शाह की जन्म कुंडली में भविष्य में अगर विश्लेषण करूंगा तो बताऊंगा, उनके राहु बैठा हुआ है यहाँ पर दसम भाव में, जिन्होंने उनको चाणक्य बना दिया, महान कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ बना दिया। माफी चाहता हूँ मित्रों। तो ये जो यहाँ पर शनि बैठे हैं ये जनता के घर में बैठे हैं, जनता के कारक है शनिदेव, इसीलिए राजनीति के पद में यहाँ तक आए। हालांकि इनका प्रारब्ध होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उस घर में बैठकर ये शनि नीच का है, उतना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर जो कर्म भाव में गुरु बैठे हुए हैं वो गुरु पर नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसीलिए उसके प्रभाव में भी कहीं ना कहीं कमी आ गई है। और गुरु जो स्वयं है वो गुरु स्वयं शत्रुवत राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ये तात्कालिक अगर मित्रता में देखें तो शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता लगा के रखें, लेकिन नैसर्गिक मित्रता में ये शत्रुता में है तो सम अवस्था में हुए तो इतना अच्छा ये नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा फायदा देने के
पक्ष में भी ये नहीं रहेंगे। ठीक है मित्रों, और चीज मैं आपको बताता हूँ मित्रों, आपको जन्म कुंडली ये 10 मिनट 12 मिनट हो गया, आपको सुनते सुनते ऐसा लगा होगा ये क्या है, बस जन्म कुंडली में कोई अच्छी चीज है ही नहीं, तो ऐसा कैसा हो गया कि ये इतने विद्वान, इतने महान, वो इतने बड़े घर में जन्म ले लिया और उनका इतना नाम है, ये वो जो व्यक्ति छींकता भी है तो मीडिया में आ जाता है, तो वो ऐसा कैसा हो गया कि राहुल गांधी इतना बड़े पद पर पहुंच गए। मित्रों मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इनका इनका जो भाग्य है, भाग्य भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठा, पंचम भाव में, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। सबसे पहली चीज ये नोट करो। दूसरा, सूर्य और मंगल की युति, ये पराक्रम होता है। सूर्य अपना आप में पराक्रम है, मंगल अपना आप में पराक्रम। जब दोनों मिल जाते हैं, एक और एक दो नहीं होते मित्रों, 11 होते हैं, बल्कि 111। जब सूर्य और मंगल ऐसे मिल जाते हैं तो 111 होते हैं। ठीक है मित्रों, तो सूर्य और मंगल दोनों मिलकर पराक्रम योग, पराक्रम योग कहाँ बन रहा है इनकी जन्म कुंडली में, पराक्रम योग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है। वैसे देखा जाए तो एक योग और बताता हूँ आपको, रुकिए 2 मिनट। पराक्रम योग कहाँ बन रहा है कि जन्म कुंडली में, पराक्रम योग बन रहा है कि कुंडली में षष्ठम भाव में। मतलब षष्ठम भाव है किसका, रोग रिपु ऋण, यानी शत्रुओं का है, रोग का है, ऋण का है। अब इतने बड़े आदमी तो ऋण तो इनके क्या होगा, ऋण के बारे में तो बात करना भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, शत्रु, हाँ राजनीति के व्यक्ति के शत्रु अवश्य होते हैं। शत्रु ऐसे नहीं होते जान से मारते। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व विख्यात नेता हो तो उनके लेवल ही हो सकता है, उनका आतंकवादी उनके पीछे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो व्यक्ति है, जो मतलब कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य शत्रु का मतलब बस ठीक है, उनसे व्यक्तिगत वेर नहीं है, बस उनका पार्टी का वेर है, मत भेद है, उनके मतों के साथ उनका भेद है। तो मित्रों, जो षष्ठम भाव में जो सूर्य और मंगल की जो युति है, पराक्रम योग, अगर मंगल षष्ठम भाव में हो और सूर्य, ये दोनों भी लगभग पाप ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं, लेकिन उनको लगभग पाप ग्रह कहते हैं। अगर इनकी युति अगर षष्ठम भाव में है मित्रों, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर स्वयं विजय पा लेता है। शत्रु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, ये आप नोट करके रखिए। और अगर ऐसी प्रबल युति अगर षष्ठम भाव में बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि व्यक्ति जीवन में कभी उठेगा नहीं? उठेगा, देर से उठेगा, लेकिन उठेगा जरूर। राहुल गांधी जी 50 वर्ष के हो गए, इनको उपलब्धि हासिल करने में इतना समय क्यों लग रहा है, देरी क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ। शनि जो यहाँ पर बैठे हैं मित्रों, शनि, इनकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, कर्म भाव पर, तो अपने कार्य क्षेत्र में इनकी देरी कर दी। फिर इनके 7वीं के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि लग्न पर। मैंने क्या बोला था आपको, अगर लग्न पर शनि देव की दृष्टि है तो व्यक्ति का कार्य हमेशा विलंबित होगा, मिलता होगा अवश्य, लेकिन कब, जब शनि देव चाहेंगे तब। ठीक है मित्रों, तो ये चीज आप लिख के ले लो। शनि देव की अगर दृष्टि लग्न पर कहीं से भी पड़ रही है तो आपके कार्य में अवश्य विलंब होगा ही होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है मित्रों, एक चीज और बता दूं, शुक्र और चंद्रमा की जो शुक्र और चंद्रमा का संबंध आप देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शुक्र और चंद्रमा का नवम पंचम का योग है। अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, अति श्रेष्ठ। हालांकि चंद्रमा नीच के, फिर भी अति श्रेष्ठ। क्यों? चंद्रमा और शुक्र की जो नवम पंचम का योग है, इसे कहते हैं गज केसरी योग। कौन सा योग कहते हैं? गज केसरी योग। गज केसरी योग अगर शुक्र से बन रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में विलासिता की कोई कमी नहीं रहती है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के जीवन में विलासिता की कोई कमी होगी? ऐश्वर्य की, भोग विलासिता की कोई कमी होगी? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कमी होगी। अवश्य रूप से वो ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं, जी रहे होंगे, और हैं, होंगे नहीं, जी रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं इनके, ये मैंने बता दिया आपको, ये योग के बारे में बता दिया। ठीक है, पराक्रम योग के बारे में बता दिया मैंने, शनिदेव के बारे में बता दिया कि इनका कार्य हमेशा विलंब से क्यों होता है। ठीक है मित्रों, अब लगभग मैंने इनकी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण बता दिया है। इनके जो लग्न में जो कारक ग्रह वो शुक्र, बुध और शनि, ये इनके लग्न में हम कारक ग्रह हैं। अब इनकी महादशा पे आए तो मित्रों, जब इन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते 70 से 80 तक इनके बुध की चली, बालपना निकल गया। 27 तक केतु चली तो भी कोई मतलब नहीं, 27 साल के, 17 साल के हो तब तक। फिर 17 से 2007 तक, जब वो 87 से 2007 तक, उस समय तक शुक्र की महादशा चली, बहुत लंबे समय तक चली, आनंद आ गया इनको। मित्रों एक बात बताओ मुझे, 2007 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में थोड़े दिन के लिए हटी, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई 4 में, फिर 4 से कांग्रेस की सरकार चली, 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2014 तक चली। अब देखो 2007 तक शुक्र की महादशा थी, शुक्र इनके कारक है। उसके बाद सूर्य की महादशा थी 2013 तक, सूर्य तटस्थ है। मैंने क्या कहा, तटस्थ ग्रह भी होते हैं तो वो बहुत हद तक कारक का ही कार्य करते हैं। फर्क इनका है कि उनको थोड़ा बलवान करना पड़ता है बस, ठीक है। अब इसके बाद में सूर्य के बाद में किसकी महादशा इनके प्रारंभ हो गई है, तो चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई। कब से हुई, 2013 से 25/4/2013 से 25/4/2023 तक इनके चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा इनके लिए अकारक है। तो अब आप समझ रहे हो, अभी का जो समय चल रहा है 2021 का, 2023 तक चंद्रमा की महादशा और 2021 तक का समय चल रहा है, तो कितना इनके लिए परेशानी का समय है। लेकिन 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 चंद्रमा में शुक्र का अंतर अभी 25/10/2022 तक इनके चलेगा। 25/10 कब से लेके चलेगा, कब से को छोड़ो, 25/10/2022 तक चंद्रमा का अंतर चलेगा मित्रों। तो ये इनके लिए थोड़ा अच्छा समय है, लेकिन अभी कोई इलेक्शन है नहीं, ठीक है मित्रों। चंद्रमा पर सूर्य का अंतर 25/4, तो ये भी कुछ हद तक इनके लिए सही होगा। लेकिन फिर जैसे ही इसके बाद मंगल की महादशा आ जाएगी, 25/4/2030 तक चलेगी वो। फिर वापस उसके बीच में 2 इलेक्शन और आएंगे और मंगल इनकी जन्म कुंडली में अकारक है। फिर राहु की आ जाएगी, तो राहु भी इनकी कुंडली में लगभग बुरा प्रभाव ही देते हुए दिख रहे हैं। तो लगभग एक बड़ा काल राहुल गांधी जी को मुझे लग रहा है कि संघर्ष में ही निकालना पड़ेगा। हालांकि इनका पुरुषार्थ अच्छा है जो कि दिख रहा है, ठीक है। पुरुषार्थ का स्वामी जो कि 10वें भाव में, जो मतलब पराक्रम का भाव में, पराक्रम का स्वामी जो कि कर्म भाव में जाकर बैठा है मित्रों। अगर पराक्रम का स्वामी कर्म भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपने पराक्रम से और अपने कर्म से अपने ऊंचाइयों को हासिल करता है। तो मित्रों अगर चाहे तो राहुल गांधी चाहे तो इन प्रभाव से ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं मित्रों। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है, एक चीज और मैं बता दूं, राहुल गांधी इतना अपमानित तो कलंकित क्यों होते हैं, इतने घोटाले हुए, ये वो, इतना नाम क्यों हुआ, इतना बदनामी क्यों हुई, क्योंकि शनि के सूर्य पर पूर्ण दृष्टि है, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए कोई भी मंत्री इनकी कार्यकाल में किसी ने भी अगर घोटाला किया हो तो इनके आरोप इसके ऊपर लगते हैं। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है और ये पार्टी के सर्वे सर्वा है। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।